मेरी 17 साला बेटी ने इंटरमीडिएट के इम्तिहान पास किए तो एक ही जिद लगाई कि शहर जाकर डॉक्टरी की पढ़ाई करनी है। मैं ये बात सुनकर परेशान हो जाती कि आजकल का ज़माना बहुत ख़राब है और घर से बाहर तो कभी नहीं सिवाय स्कूल और कॉलेज जाने के। तो इतने बड़े शहर में अकेले कैसे रहेगी। लेकिन इकलौती बेटी होने के नाते मुझे उसकी हर जिद अजीज थी और मैंने ठान लिया कि अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना है। मैंने अपने शोहर से इस बारे में बात की तो मेरे शोहर ने बिला तरद्दुद इजाज़त दे दी। मेरी बेटी बहुत खुश थी कि अब वो अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए शहर जाएगी, वहाँ पढ़ेगी और ख्वाबों को पूरा करेगी। शहर की यूनिवर्सिटी में उसका दाखिला करवाया, उसे हॉस्टल में भेज दिया। मेरे दिल में सोच रहा कि वसवसे थे, लेकिन फिर भी दिल कड़ा करके उसे भेज दिया। पैसा भी बहुत लगाया, अभी तो आगे और ज़्यादा लगना था। मैं घर में काफ़ी परेशान रहने लगी अपनी बेटी को लेकर। मेरे दिल में धड़का सा लगा रहता कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। और फिर एक रात के वक्त मेरी बेटी की कॉल आई तो वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। मेरी तो जान निकल गई और रोते हुए बस एक बात की रट लगाए हुए थी कि उसे हॉस्टल में नहीं रहना, उसे घर वापस जाना है। मेरी तो रूह फना हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आए कि मैं क्या करूं। मेरा शोहर भी काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था और मेरी बेटी की हिचकियां बहुत उरूज पर थी। मैंने अपनी बेटी को तसल्ली दिलाई कि मैं उसे लेने के लिए आ रही हूँ, बस वो चुप कर जाए और बताए कि क्या हुआ। लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया और इतना ही कहा कि उसे हॉस्टल नहीं रहना। मैं हद दर्जा हैरान और परेशान थी कि आखिर वो 2 महीने में ऐसा क्या हुआ जो मेरी बेटी हॉस्टल में इस कदर परेशान हो गई है और वापस आने की जिद कर रही है। मेरे शोहर काम से वापस लौटे तो मैं उन्हें सारी बात बताई। वो भी परेशान हो गए क्योंकि गांव से उस वक्त शहर जाने वाला कोई भी गाड़ी नहीं थी। मैंने अपनी बेटी को दोबारा फ़ोन किया और उसे कहा हम तुम्हें अभी आकर ले जाएं या सुबह। तो उसने अपनी हिचकियां दबाते हुए कहा कि आप लोग मुझे सुबह आकर ले जाएं। और अगली सुबह हम दोनों मियाँ बीवी बेटी के हॉस्टल रवाना हो गए। वहां जाकर हमने देखा देखा तो हमारी बेटी की हालत बहुत ही खराब थी। वो शदीद बुखार में मुब्तला थी और उस वक्त गुनूदगी में थी। मैं उसके करीब बैठी और उसका कंधा हिलाया और उसे पुकारा तो मेरी आवाज़ सुनते ही उसने अपनी मंदी आंखें खोली और मुझे देखते ही मेरे गले से लिपटकर ज़ारों कतार रोने लगी। उसकी हालत देखकर मैं और ज़्यादा परेशान हो गई। अब तो मुझे यकीन हो चला था कि कुछ न कुछ तो हुआ है। मैंने अपनी बेटी के बाल संवारे और उसे मोहब्बत से पुचकारते हुए कहा, क्या बेटा, क्या हुआ है तुम्हें? उसने अपनी आंखें नीचे कर ली, लेकिन अपनी जबान से एक लफ्ज़ भी अदा ना किया। मैंने उससे बहुत इसरार किया, लेकिन बस उसने मुझे इतना ही कहा कि मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन मुझे हॉस्टल नहीं रहना, मुझे वापस घर जाना है। मेरे आप लोगों के बगैर यहाँ दिल नहीं लगता। ये बात बहुत अजीब थी कि 4 महीने हॉस्टल में रहने के बाद मेरी बेटी मुझे कह रही थी कि उसका हॉस्टल में दिल नहीं लगता। मैंने अपने शोहर को कहा कि परेशानी की कोई बात नहीं है, बच्ची है, बस हॉस्टल में रहते हुए थोड़ा घबरा गई है, कुछ दिन के लिए हम इसे घर ले जाते हैं। हॉस्टल इंतज़ामिया से बात करने के बाद हम लोग अपनी बेटी को कुछ दिनों के लिए घर ले आए। घर आने के बाद भी उसकी हालत नहीं संवरी, बल्कि मज़ीद बिगड़ती चली गई। उसको शदीद बुखार था और वो दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। बहुत सारे डॉक्टरों से उसका इलाज करवाया, लेकिन कहीं से भी आराम नहीं मिल रहा था। तकरीबन 10 दिनों के बाद उसकी हालत थोड़ी सी बेहतर हुई तो हम दोनों मियाँ बीवी के दिल को भी चैन आया। मेरी बेटी बहुत हंसमुख और खुश इखलाक थी, लेकिन जब से वो बीमार हुई थी हर वक्त अपने कमरे की लाइट बंद करके अंदर ही पड़ी रहती। आज मैं उसे कमरे से बाहर लेकर आई और धूप में बैठने के लिए कहा। कुछ देर तक तो वो मेरे साथ बैठी रही, लेकिन उसमें कोई भी बात ना की। पहले तो वो सारा दिन मुझसे बातें करते हुए थकती न थी और अब इस कदर खामोश हो गई थी। अब तो मुझे जानना था कि आखिर हॉस्टल में ऐसा क्या हुआ है जिसने मेरी चाँद सी बेटी को इस कदर मुरझा के रख दिया है। कुछ दिनों तक उसकी हालत बहुत बेहतर हो गई और वो बिल्कुल ठीक होकर पहले जैसी हो गई। उसको सेहतमंद देखकर हम दोनों मियाँ बीवी का सैरों खून बढ़ गया। हमारी खुशी की कोई इंतहा ना रही। ये हमारी इकलौती बेटी पहले की तरह सेहतयाब हो रही थी।
मुझे ये भी था कि उसकी पढ़ाई का भी बहुत हर्ज हो रहा है, लेकिन उसकी पढ़ाई सेहत से ज़्यादा ज़रूरी नहीं थी। लेकिन जब वो बिल्कुल ठीक हो गई तो मैंने उसको कहा, बेटा अब तुम्हें यूनिवर्सिटी वापस जाना चाहिए, तो तुम्हारी पढ़ाई का बहुत हर्ज हो रहा है। मेरी बात सुनकर वो बहुत परेशान हो गई और मुझे उसकी परेशानी समझ ना आई। कुछ देर के बाद बोली, आप ठीक कह रही हैं, मुझे वाकई वापस जाना चाहिए। अगली सुबह जब मैं उसके कमरे में गई, तो वह तकिया मुंह पर रखे ज़ारों कतार रोने में मशगूल थी। मैं जल्दी से उसके पास गई और उसके मुंह से तकिया हटाया आया उससे पूछा कि क्या हुआ है, तो कहने लगी, मेरे पेट में बहुत शदीद किस्म का दर्द है, जो कि नाकाबिल बर्दाश्त है। मैंने अपनी बेटी को जल्दी से चादर उठाई और उसे लेकर अपने गांव के क्लिनिक पर आई। डॉक्टर ने उसको चेक किया और उसे दवा दी। डॉक्टर कहने लगा, दवा खाने के बाद कुछ देर तक ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। घर आकर मैंने उसे दवा खिलाई और थोड़ी ही देर बाद मैंने जब उसकी तबीयत पूछी तो कहने लगी, अब मुझे ज्यादा दर्द नहीं हो रहा। मेरा दिल अब हर वक्त ज़ारों कतार रहने लगा। मेरी एक ही बेटी है और वो भी हमवक्त बीमार, ये सोचकर मैं बहुत गमज़दा हो गई थी। अब तो ये रोज ही होने लगा। उसके पेट में शदीद दर्द उठता और मैं उसे क्लिनिक पर ले जाती। अंदर क्लिनिक में डॉक्टर अल्ट्रासाउंड वाले कमरे में 10 मिनट तक उसको चेक करता रहा और वो दवा देता। कुछ देर तक वो ठीक हो जाती। मुझे कभी कभी लगता कि दाल में कुछ काला है, लेकिन फिर मैं अपनी सोच को झटक देती। मेरे शोहर ने मुझे कहा, हमारी बेटी की अब शादी की उम्र है, दोबारा हॉस्टल जाना नहीं चाहती और आगे पढ़ना भी नहीं है। इसने तो हम ऐसा करते हैं, इसकी शादी कर देते हैं। मैं परेशान थी कि अपने शोहर को कैसे बताऊं कि अब हर वक्त इसके पेट में दर्द रहने लगा है, लेकिन मैंने अपने शोहर से कोई बात ना की और उसकी हाँ में हाँ मिलाई। एक दिन मेरे शोहर ने मुझे कहा कि उनके दोस्त का बेटा डॉक्टर है, वो हमारे घर रिश्ता लेकर आना चाहता है हमारी बेटी के लिए। मैंने कहा, ठीक है, आप बुला लें। रिश्ता देखने के लिए लड़के की माँ और लड़का आया था। हमें लड़का बहुत पसंद आया। शहर में घर था, लेकिन वो रिश्ता किसी अच्छी गांव की सुलझी हुई लड़की से करना चाहता था, जो उसके घर को अच्छे से संभाल सके। और फिर मेरे शोहर तो उनके दोस्त थे। हमें भी कोई एतराज ना था और ना ही उन्हें था। हम लोगों ने रिश्ता पक्का कर दिया और 2 महीनों के बाद शादी की तारीख भी तय हो गई। मेरी बेटी एकदम से बिल्कुल ठीक हो गई और इस बात ने मुझे हैरानी के साथ खुश भी कर दिया। और फिर वो दिन भी आ गया जिस दिन मैंने अपनी जान से प्यारी बेटी को रुखसत कर दिया। उसके जाने के बाद हमारा घर बहुत वीरान हो गया। मेरी बेटी हमें मिलने के लिए 1 महीने के बाद आती थी और मेरे पूछने पर वो हमेशा यही कहती थी कि मैं बहुत खुशो-खुर्रम हूँ अपने घर में। उसकी ये बात सुनकर मैं पुरसुकून हो जाती और फिर एक दिन एक फ़ोन कॉल ने मेरे पैरों तले से ज़मीन खींच ली। वो फ़ोन मेरी बेटी के ससुराल वालों की तरफ से था। हम लोग जैसे ही मेरी बेटी के ससुराल पहुंचे तो मेरी बेटी ने बताया कि मेरी सास सुबह की गई हुई है और अभी तक वापस नहीं आई। मैं पूरा मोहल्ला छान मारा, किसी ने भी उसे सुबह से नहीं देखा। हम लोगों ने दोबारा पूरा मोहल्ला छान मारा, लेकिन मेरी बेटी की सास कहीं भी ना मिली। मेरे शोहर ने अपने दोस्तों के जरिए पुलिस वगैरह से भी राब्ता किया। पुलिस आ गई, लेकिन मेरी बेटी की सास के बारे में कुछ भी पता ना लगा। आखिर वो कहाँ गई? मेरी बेटी के घर में एकदम से भूचाल आ गया। हर कोई परेशान था कि आखिर मेरी बेटी की सास कहाँ जा सकती है। हम लोग तो वापस आ गए। शाम तक मेरी बेटी का शोहर भी बाहर के मुल्क गया हुआ था अपने किसी काम के सिलसिले में। मेरी बेटी के शोहर का नाम अली था। 1 महीने के बाद मेरी बेटी का शोहर भी बाहर के मुल्क से वापस लौट आया था, लेकिन उसकी सास का कोई पता नहीं था। 2 हफ्तों के बाद एक दिन अचानक मेरी बेटी शाम के वक्त अपने कपड़े का बैग साथ लिए आ गई। वो बहुत परेशान थी। मैंने उसे बिठाया, पानी वगैरह पिलाया और उससे पूछा कि क्या हुआ है, तो मेरी बेटी ने मुझे कहा, अम्मी मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बुरी हूँ। मैं उसकी बातें सुनकर हैरान रह गई कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रही है। तो उसने मुझे जो बातें बताई उन्हें सुनकर मैं एक बार काम पर रह गई। मेरी बेटी ने मुझे कहा कि सास की गुमशुदगी के बाद मेरा शौहर बाहर के मुल्क से लौट आया। वो भी बहुत परेशान था। उसने हर मुमकिन कोशिश की ढूंढने की, लेकिन उसका कहीं पता ना करवा सका। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे वो अपनी माँ को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो, इसलिए मुझे नजरअंदाज कर रहा हो। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसने मुकम्मल ही मुझे नजरअंदाज कर दिया। मैंने उससे बात करने की कोशिश की और उसे कहा कि जब से आप आए हैं आपने मेरे साथ कोई बातचीत नहीं की। मेरा शौहर मुझे कहने लगा
कि मैं अपनी सरगर्मियों में मशगूल हूँ। मुझे किसी की परवाह करने की ज़रूरत नहीं। अपने शोहर का ये जवाब सुनकर मुझे यकीन ही नहीं आया कि यही मेरा शोहर है, जो मुझसे इतने मीठे लहजे में बात करता था, अब इस कदर तल्ख़ बयानी कर रहा है। मैंने उससे पूछने की बहुत कोशिश की, मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे बताओ, लेकिन उसने अपने लबों से कफल ना हटाए। कुछ दिन बाद मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे घर में किसी चीज़ की तैयारी चल रही है। मैं किचन में आई तो मेरी नंद मुख्तलिफ अनवावक शाम के खाने बना रही थी। मैंने उससे पूछा कि खैरियत है, आज इस कदर तैयारियां किस बात की हैं? तो उसने मुझसे रोब जमाने वाले अंदाज में कहा, आज घर में मेहमान आने वाले हैं और आपने अपने कमरे में ही रहना है, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अपनी नंद का ये रवैया भी मेरी समझ से बाहर था। मैंने उससे पूछना चाहा कि मैं अपने कमरे में क्यों रहूं, लेकिन उस वक्त मेरा बहस करने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, इसीलिए मैं खामोशी से अपने कमरे में चली गई। मुझे अपने कमरे से बातों की आवाज़ें आ रही थी। मेरे शोहर और नंद दोनों बहुत खुश नज़र आ रहे थे। मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, लेकिन मैंने किसी की भी नहीं बताया। पिछले कुछ दिनों से मुझे शदीद चक्कर आ रहे थे। आज भी मुझे शदीद चक्कर आने लगे और साथ ही उल्टी शुरू हो गई। मैं बेहद घबरा गई। उसी वक्त मेरी नंद मेरे कमरे में मेरी शोहर को लेकर दाखिल हुई और उसके मुंह से जो बातें निकल रही थी, उसको सुनकर मुझे यूँ लगा अभी ज़मीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊँ। अपनी ज़ात पर लगाए जाने वाले इतने घटिया इल्ज़ामात को सुनकर किसका गुनाह पल रहा है जो उसकी ये हालत हो रही है। मैं चकराते सर के साथ बेड पर ढह गई। मेरा शोहर मेरे करीब आया और उसने मुझे 2 थप्पड़ मारे और मुझे कहा कि बदज़ात बताओ, तुम्हारे अंदर किसका गुनाह पल रहा है? मैं दिल में सोचने लगी, एक डॉक्टर होके ये ऐसा कैसे कर सकता है। मैंने पुख्ता इरादा कर लिया था कि मैं कभी भी उनको नहीं बताऊंगी कि मेरी ये हालत किस वजह से है। मैं तो पहले ही चकरा रही थी, थप्पड़ों की वजह से बेहोश हो गई। मुझे जब होश आया तो मैंने देखा कमरे में कोई नहीं था और बाहर से मेहमानों के बोलने की आवाज़ें आ रही थी। मैं उठकर दरवाजे तक आई तो बाहर से आवाज़ें आई कि हम ये रिश्ता पक्का समझे। मुझे समझ न लगी कि मुझ पर इतना घटिया इल्ज़ामात लगाकर किसका रिश्ता पक्का किया जा रहा है। रात के वक्त जब मेरा शोहर मेरे कमरे में आया तो मेरे शोहर ने मुझे कहा कि मैं अपने घर जा सकती हूँ, वो शादी कर रहा है। मैंने अपने शोहर को कहा कि अब इस घर से मेरा जनाजा ही निकलेगा। ये सुनकर वो आग बबूला हो गया और कहने लगा, जब गुनाह कर रही थी तब कुछ याद नहीं आया। मैं एक बार फिर खामोश हो गई। अगले दिन लड़की वालों को किसी न किसी तरह से पता लग गया कि मेरा शोहर शादीशुदा है और उन्होंने शादी से इनकार कर दिया। मेरे शोहर ने मुझसे अलग कमरे में रहना शुरू कर दिया। मैं पता लगाना चाहती थी कि आखिर मेरे शोहर और नंद ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये जानने के लिए मैंने सोचा कि उस कमरे में जाकर देखती हूँ। रात को मैं उस कमरे में गई सोने के लिए कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मुझे देखकर वो एक पल के लिए परेशान हो गई तो मैंने उससे कहा कि मुझे अपने कमरे में डर लग रहा है, इसलिए मैं तुम्हारे कमरे में सोने लगी हूँ। और मैं जाकर आराम से बेड पर लेट गई। 5 मिनट के बाद मैंने हल्की सी आंख खोलकर देखा, वो कमरे के दरमियान में एक टाट बिछाकर उसके ऊपर बैठी हिलकर कुछ पढ़ रही थी और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ रहा हो। थोड़ी देर के बाद वो मेरे करीब आई। मेरे दिल में खौफ की शदीद लहर उठी। मुझे ऐसा लगा जैसे अभी वो मुझे कुछ कर देगी, लेकिन वो चुपचाप आकर मेरे करीब बैठ गई और उसकी बातें सुनकर मेरे सर पर सातों आसमान आन गिरे और कदमों तले से ज़मीन सिरक गई। वो मुझे कहने लगी कि भाभी, तुम कितनी ढीठ इंसान हो। मैंने हर मुमकिन कोशिश कर ली तुम्हें घर से निकालने की, लेकिन तुम नहीं निकली। मैंने तुम्हें घर से निकालने की कोशिश की, तुम्हारा शोर तुम्हारा नहीं रहा, तुम मुकम्मल तौर पर तनहा हो गई हो। अगर कुछ मैं नहीं हूँ तो रहने तुम्हें भी नहीं दूंगी। मैंने इतना सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी तुम नहीं निकली। इस घर से तुम्हारे मोबाइल फ़ोन से तुम्हारे शोहर को नकली मैसेज भेजे, जिससे उसका पुख्ता यकीन हो गया कि तुम और मर्दों के साथ बातें करती हो। तुम्हारे गैर मर्दों के साथ ताल्लुकात हैं। फिर मैंने अपने भाई की दूसरी शादी करवाने का सोचा और उसका रिश्ता भी तय कर लिया। और अब तुम्हारा सर दर्द और उल्टी आना, इन सब ने मेरा काम और भी आसान कर दिया। मुझे रात को पता चला कि तुम्हें कैंसर है और तुम बहुत जल्द मरने वाली हो। तो अब मुझे तुम्हारे मारने का कोई और इरादा नहीं। और जब इस बात का पता
मेरी माँ को चला तो वो मुझे रोकना चाहती थी। मेरी माँ चाहती थी कि मेरे बेटे का घर खराब ना हो, और फिर मैंने हमेशा हमेशा के लिए अपनी माँ को रास्ते से हटा दिया। मैंने अपनी सगी माँ को ही मार दिया, और इस बात का पता आज तक कभी भी किसी को नहीं लगा। तुमने बहुत गलत किया भाभी, इस घर में आकर मेरे भाई के साथ शादी करके। मैं अपने दोस्त के साथ इसकी शादी करना चाहती थी, लेकिन मेरे भाई ने कहा वो अपनी पसंद की शादी करेगा, और वो तुम्हें पसंद करता था। और कुछ साल पहले तुम और मैं एक ही स्कूल में पढ़ती थी, और तुम हमेशा फर्स्ट आती और मैं पीछे रह जाती। तभी मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हें तबाह और बर्बाद कर दूंगी। लेकिन फिर तुम लोग गांव चले गए, और उसके बाद जब तुम ब्याह कर इस घर में आई, तुम्हें देखते ही मैंने कहा था अब तुम नहीं बचोगी, और देखो मैंने तुम्हें तबाह कर दिया। अपनी नंद की इतनी भयानक बातें सुनकर मैं दंग रह गई, पर खामोश पड़ी रही। मुझे मुकम्मल यकीन हो गया कि मेरी नंद एक साइको पेशेंट है। बचपन की बातें मुझे याद नहीं थी। उसने तब से ही मेरे लिए अपने दिल में बोझ पाल रखा था। उस कमरे में आने से पहले ही मैंने सबसे पहला ये काम किया। इस वक्त मेरी नंद मेरे पास बेड पर आकर बैठी थी, तो मैंने आंख बचाकर अपने मोबाइल की वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन कर ली, और उसकी सारी बातें उस पर रिकॉर्ड हो गई, और मैंने वो सारी बातें अपने शोहर को भेज दी। अपनी बेटी की तमाम बातों ने मेरे दिल को गम से भर दिया। उसके बाद फिर मेरी बेटी कहने लगी कि अम्मी, मुझे माफ़ कर दें, मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने आपको धोखा दिया, और देखिए बदले में मुझे भी धोखा हुआ। मेरा शौहर मुझे कॉलेज के बाहर मिला था। मैं उसे पसंद करने लगी थी। जब मुझे पता चला वो शहर में रहता है, तो मैंने आपसे जिद की कि मुझे शहर पढ़ना है, और मैं शहर चली गई पढ़ने के लिए। वहाँ रोज़ाना मैं अपने डॉक्टर शौहर से मिलती, और फिर एक दिन उसने मुझसे कहा वो मुझसे शादी करना चाहता है। मैंने भी हाँ कर दी। अब मैं आगे नहीं पढ़ना चाहती थी, इसलिए मैंने इतने दिनों तक बीमारी का नाटक किया, और फिर जब मेरे पेट में दर्द हुआ तो क्लिनिक जाने लगे। वहाँ मैंने देखा कि अंदर क्लिनिक में अली बैठा है, और वो अपने किसी दोस्त डॉक्टर की जगह पर आया था। कुछ दिनों के लिए उस क्लिनिक में ये सुनकर मैं बहुत खुश हुई, और फिर मैं रोजाना क्लिनिक जाने लगी। मैं और अली अंदर रोज बातें करते रहते। जब आप अंदर आती तो चेकअप का बहाना कर लेते, और फिर जब आपको शक होने लगा मुझ पर, तो अली ने मुझे कहा कि मैं अब ना आया करूं क्लिनिक। और एक दिन जब आप मेरा बुर्का ओढ़कर क्लिनिक गई थी, उस दिन भी अली अंदर नहीं था, तो आपको कुछ पता न चल सका। जब अली ने रिश्ता भेजा, तो मैं बीमारी भूल गई और शादी में मसरूफ हो गई। कुछ अरसा बाद ही मेरे सर में शदीद दर्द उठा, और पेट में भी। मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है। तब अली काम के सिलसिले में बाहर गया था। जब वापस आया तो मैं उसे बताना चाहती थी, उसके रवैये की वजह से बता न सकी। लेकिन अम्मी देखे ना, मेरी खुशियों की उम्र कितनी छोटी थी। रात को मुझे पता चला कि मेरी नंद मेरे साथ हसद की आड़ में ये सब किया, और मेरे शोहर ने मेरा एतबार नहीं किया। अब मैं इस घर में कभी नहीं जाऊंगी। मेरी बेटी की बातें मेरा दिल चीर रही थी। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया, और उसके अब्बा को सीधा सीधा बातें सुनाई। अगले दिन सुबह के वक्त मेरा दामाद आ गया मेरी बेटी को लेने, और उसने मुझसे माफी मांगी मेरी बेटी को दुख देने के लिए। वो बेहद शर्मिंदा था, और मेरी बेटी को वापस ले गया, और मेरी बेटी के शोहर ने उसका बहुत इलाज करवाया। उसने अपनी बहन को गुनाहों की सजा दिलाने का फैसला किया, और फिर मेरी बेटी की नंद को पुलिस पकड़कर ले गई। जेल में उसको बहुत भयानक अंजाम हुआ, और वो साइको तो पहले ही थी, दिमागी तौर पर अब वो और भी जिस्मानी तौर पर मफलूज होकर रह गई। और अब मेरी बेटी एक खुशनुमा जिंदगी गुजार रही है अपने घर में। माँ बाप को धोखा नहीं देना चाहिए, और ना ही किसी से हसद करना चाहिए। ये चीजें जिंदगी को बर्बाद कर देती हैं। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय का इजहार कीजिएगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगली कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।